हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर लेक्चर। हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास चैप्टर 6 है, जो हमारे पास किस्नर की बुक में है, ठीक है। और सिंपली हमारे पास चैप्टर 6 में इन्होंने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मसल परफॉर्मेंस के बारे में बात की हुई, ठीक है। चैप्टर का नाम मसल परफॉर्मेंस और रेजिस्टेंस है, ठीक है, और साथ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज लाइक, ठीक है। और उन्होंने साथ में डेफिनेशंस और काफ़ी गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम बेसिक डेफिनेशन से। हमारे पास मसल परफॉर्मेंस क्या होती है, इस लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। हमारे पास मसल परफॉर्मेंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है, इंड्योरेंस क्या है। फिर हमारे पास कुछ ट्रेनिंग्स के प्रिंसिपल्स हैं, ओवरलोड, सेट का प्रिंसिपल है, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। और कुछ बेसिक टर्म्स है जिससे डी ट्रेनिंग होगी, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग्स होगी, तो ये हम साइड डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम मसल परफॉर्मेंस से, ठीक है। मसल परफॉर्मेंस हमारे पास बेसिकली एक मसल की कैपेसिटी होती है कोई काम करने की, ठीक है। मसल की कैपेसिटी कि वो कोई भी काम कर सके, ठीक है, जिसको हमने फोर्स इनटू डिस्टेंस के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, फिजिक्स के टर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस से रिलेट करते हैं, ठीक है। सो कम्प्लेक्स कंपोनेंट है हमारे पास बॉडी मूवमेंट का, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास मसल परफॉर्मेंस के लिए हमें मसल का वर्क चाहिए, मसल की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए मसल को काम करने के लिए, ठीक है। तो उसकी जितनी कैपेसिटी होगी कि अगर मसल ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है एक मसल में, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा एज़ कम्पेयर टू जो मसल ज़्यादा टाइट हुआ हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स कंपोनेंट है बॉडी मूवमेंट का, जिसको हमारे पास डिफरेंट इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स, ठीक है। लाइक डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, इसकी स्टिफनेस को। अगर ये स्टिफ है तो क्यों है, किस फंक्शंस की वजह से, किस बॉडी के स्ट्रक्चर्स ने, सिस्टम्स ने इस पर इन्फ्लुएंस किया, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मसल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक हमने वो ये मैंने सारा लेक्चर बुक से लिया है, तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लें। सिंपली साथ साथ मैं बीच में वीडियो में पॉज देख के भी आप लोगों को बोल दूँगी कि आप स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे पास सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स अफेक्ट क्या करते हैं मसल परफॉर्मेंस को, ठीक है। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल क्वालिटीज़, ठीक है। अब एक मसल में जो मॉर्फोलॉजिकल क्वालिटीज़ हैं वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी वो किन चीज़ों से मिल के बना है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ठीक है। उन बेसिक स्ट्रक्चर्स का एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन क्या है, ठीक है। जैसे हम स्ट्रेचिंग के चैप्टर में ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, सार्कोमेयर कैसे काम करता, सार्कोमेयर कैसे है, ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यूज़ के फंक्शंस हमने देखे थे, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। वो सारे फंक्शंस और वो सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। फाइबर्स, मायोफिलामेंट्स, न्यूरोफिलामेंट्स, कोलेजन, इलास्टिन, ये सारे हमने चीज़ें पिछले चैप्टर में काफ़ी डिस्कस कर ली थी, तो हम मॉर्फोलॉजिकल क्वालिटीज़ मसल के ऊपर देंगे। लेकिन सिंपली से उन्होंने बात की हुई है कि ये फैक्टर जो है ये इफेक्ट करता है मसल की परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्वालिटीज़ मसल। नेक्स्ट थिंग इज न्यूरोफिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, बायोमैकेनिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है किसी भी मसल की परफॉर्मेंस के लिए न्यूरोफिजियोलॉजिकल फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक आप एग्जांपल ले लो कि हमारे पास, हम कहते हैं कोई किसी मसल ने ब्रेन से स्टिमुलस लेके आना है हमारे पास मसल की मूवमेंट के लिए, मोटर स्टिमुलस लेके आना है, ठीक है। अब जब ब्रेन से हमारे पास मसल की मूवमेंट के लिए स्टिमुलस आ रहा है, लाइक, ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन से हमारे पास स्टिमुलस आ रहा है मसल की मूवमेंट का, ठीक है। लाइक हमने इस मसल की मूवमेंट करानी है, ठीक है। तो अगर बीच में पाथवे डिस्टर्ब हो गया, सही प्रॉपर पाथवे नहीं है, हो सकता है साइनेप्स में से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो रहे, हो सकता है कोई ऐसा इशू है, तो ये भी मसल की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूरोफिजियोलॉजिकल क्वालिटीज़ भी क्या किया उन्होंने, भी इफेक्ट किया, ठीक है। बायोकेमिकल भी इसी से रिलेट करते हैं कि जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की हमने बात की, मुख्तलिफ चीज़ें रिलीज होती हैं, तो हम, ठीक है, जैसे काफ़ी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन, और हमारे पास गाबा हो गया, साथ हमारे पास सब्सटेंस पी वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, ये हमारे पास बायोकेमिकल्स के तौर पर, ठीक है। बायोमैकेनिकल इन्फ्लुएंस ये हो सकता है हमारे पास कि सिंपली जो बायोमैकेनिक्स है ना उसकी वो सही नहीं है, ठीक है।
हम क्या करते हैं कि बायोमैकेनिक्स में हम सिंपली काफ़ी चीज़ें देख रहे होते हैं, बॉडी की एंगल्स देख रहे थे, हम बॉडी में मूवमेंट्स देख रहे थे, बॉडी में फोर्सेस देख रहे थे, तो वो सारी क्या चीज़ें थी, वो भी किस तरह की इन्फ्लुएंस कर रही है, सिंपली बायोमैकेनिक्स के रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज थर्ड पॉइंट इज मेटाबॉलिक, सीवीएस, रिस्पिरेटरी, कॉग्निटिव, इमोशनल फंक्शन भी इफेक्ट करते हैं मसल की परफॉर्मेंस पे। फॉर एग्जाम्पल एक बार एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक बंदा है, ठीक है, जिसकी कॉग्निशन ठीक नहीं है, ठीक है, वो बंदा इम्पेयर्ड है, लाइक वो नॉर्मल मूवमेंट नहीं कर सकता। कॉग्निशन का मतलब ये है कि वही नॉर्मल मूवमेंट नहीं कर सक रहा। नॉर्मल मूवमेंट किस वजह से कि उसकी नॉर्मल ब्रेन के जो पैटर्न है, ब्रेन जो डेवलप करना था उसकी, वो नॉर्मल नहीं रही है, ठीक है। किसी भी बंदे की, या आप बात करते हो किसी भी बंदे की ना थिंकिंग का प्रोसेस, किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, या हम कहते हैं कि कोई ऐसा मेंटल प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया जिससे वो नॉर्मल हमारी तरह आम इंसान की तरह काम नहीं कर सकता, तो वो कॉग्निटिव इसमें आ जाता है, लाइक थिंकिंग के रिलेशन में, या हम कहते हैं कि वो जजमेंट सही से नहीं कर सक रहा, उसको चीज़ सही से याद नहीं होती, वो रिटेन नहीं कर सकता, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज़ हैं, तो वो कॉग्निटिव में आ जाते, ठीक है। अगर तो उसका कॉग्निटिव फंक्शन ठीक ही नहीं है, ठीक है, वो कॉग्निशन में ठीक नहीं है, तो उसकी मसल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली हमारे पास इफेक्ट होगी, ठीक है। साथ हमारे पास अब रिस्पायरेटरी, एक बंदे को इतना सांस चढ़ता है वो नॉर्मल मूवमेंट परफॉर्म ही नहीं कर सकता, ठीक है। लाइक अगर उसको रिस्पायरेटरी, उसको एजमा का पेशेंट है, ठीक है, सिंपली हम एजमा का पेशेंट ले लेते तो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, जिसको हम आम अल्फाज में दमा वगैरह भी कह रहे हैं, अस्थमा जिसको हम कहते हैं लेम लैंग्वेज में, ठीक है। तो एजमा का इस तरह से है कि हमारे पास ना सिंपली उसमें पेशेंट को क्या होता है कि सांस बहुत फूलने लग जाता है, ठीक है। थोड़ी सी मसल की मूवमेंट हुई, थोड़ी सी परफॉर्मेंस करेगा तो क्या बंदे का सांस फूलना शुरू हो जाएगा। तो इससे रिलेट करके अगर आप देखो तो नॉर्मली क्या होगा कि अगर एक बंदे की रिस्पायरेटरी फंक्शन ही ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा, उसकी मसल परफॉर्मेंस तो इफेक्ट होगी ना, ठीक है। फिर हम ऊपर आते हैं, हमारे पास क्या है, सीवीएस, ठीक है। इमोशनल उसी में आ जाती है, जैसे हमने कॉग्निटिव की बात की ना, कॉग्निटिव में अगर इमोशनल आप डिस्टर्ब हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि मसल की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती, ठीक है। सीवीएस ले लो, ठीक है, सेंट्रल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास हार्ट की पंपिंग, ठीक है, हार्ट का कोई डिजीज़ है, लाइक आथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कोई डिजीज़ है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ठीक है, या फिर कोई और हार्ट का इशू है, ठीक है, जिसकी वजह से बंदा उसकी ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, उसका ब्लड का जो आउटपुट था, कार्डियक आउटपुट था, वो सही नहीं है, स्ट्रोक वॉल्यूम में कोई इशू है, किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में क्या होगा कि हमारे पास इस केस में मसल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेटाबॉलिक, लाइक हमारे पास कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म ही सही नहीं है बंदे की, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन और डिजनरेट नहीं हो रहे सही से, ठीक है, नए बन नहीं रहे, सिंथेसाइज नहीं हो रही कोई चीज़ डेवलप जिससे बनना चाहिए था, तो उसमें क्या होगा कि वो भी हमारे पास क्या करेगा, नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे थे क्या हमारे पास मसल की परफॉर्मेंस पे, ठीक है। हमने काफ़ी डिटेल में सॉरी लगता है मैं ज़्यादा नॉन वर्बली बोल रही हूँ, बट ये है कि इन चीज़ों को ऐसे ही समझा जा सकता है क्योंकि ज़्यादा इतनी डिटेल में हमने यहाँ पे जाना भी नहीं है, बस हमें सिंपली ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स इफेक्ट क्या करते हैं, ठीक है। सो सिंपली हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एक शॉर्ट पॉइंट यहाँ पे अगर मैंने लिखा है, जैसे इम्पेयर हो जाती है मसल की परफॉर्मेंस, तो वो किस तरह से क्या करती है, हमारे पास एक मसल की वीकनेस कॉज कर देती है और मसल की डिस्ट्रॉफी कॉज कर देती है, ठीक है। मसल में वीकनेस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मसल की डिस्ट्रॉफी तो होगी ना, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली मसल की डिस्ट्रॉफी का हम जो टर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मोस्टली ये हमारे पास ना कंजाइनिटल इशू होता है, बहुत से लोगों में होता है, बाय बर्थ से इनहेरिटेड डिजीज़ होता है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों में बाद में भी आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि डिस्ट्रोफिन जो हमारे पास एक ना क्या आप कह सकते हैं प्रोटीन होता है जिसकी कमी की वजह से ना जो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, मसल में डिस्ट्रोफी होना शुरू हो जाती है, लाइक वीकनेस या आप सिंपली कह सकते हो, ठीक है, डैमेज या वीकनेस कह सकते हो मसल की, ओके, ठीक है। ये हमारे पास होगी फैक्टर्स हमने देख लिए इसमें, और साथ हमने मसल परफॉर्मेंस की डेफिनेशन देख ली थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आ जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में हमारे पास आ रही है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को ही हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो सिंपली अगर हम स्टार्ट करते हैं,
ओके लाइक वो मुझे लगा कि सही प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, तो पहले मैंने एडजस्ट कर ली, ठीक है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हमारे पास सिंपली हम कहते हैं एक ऐसी फॉर्म ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें हम स्टैटिक और डायनामिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस को इस्तेमाल करके, ठीक है, चाहे आउटसाइड हम फोर्स दे रहे होते हैं, जैसे मैकेनिकली मैनुअली दे रहे होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ये बेसिकली हम रेजिस्ट कर रहे होते हैं ना मैनुअली, और एक्टिव जो मसल की परफॉर्मेंस है वो बंदा खुद कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रही होती है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में मोस्टली हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमें पता लगता है कि हमारे पास मिनिमम रेजिस्टेंस है, ठीक है। लाइक हम जब ग्रेड 4 ग्रेड 5 की बात करते हैं ना, जब हम मसल टेस्टिंग या MMT करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो सिंपली हम क्या करवा रहे होते हैं कि हम ग्रेड 4 या ग्रेड 5 में अगर पेशेंट है, ठीक है, तो हम उस टाइम जो होती है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जब हमें लगे कि हाँ अभी मिनिमम रेजिस्टेंस हम दे सकते हैं, पेशेंट इतना इंड्योर कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैनुअली और मैकेनिकली रेजिस्टेंस हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास सिंपली हम ऐसी कोई एक्सरसाइज, कोई भी एक्टिव एक्सरसाइज मैकेनिकली मैनुअली हम दे रहे थे, ठीक है। ये अब क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है, दो तरह से। एक तो आप अगर एक बंदा तो बिल्कुल ठीक है इम्पेयर्ड मूवमेंट हुई है, ठीक है, तो अगर उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें रिहैब प्रोग्राम्स हम जनरेट करके तो हम क्या करवा रहे होते हैं, वहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उसकी एक प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल लो कि एक बंदा है ठीक है, एक बंदा ठीक है, लाइक हमारे पास जो स्पोर्ट्स होते हैं, एथलीट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, अब उन लोगों में क्या होता है, कि हमारे पास सिंपली ना उन लोगों को क्या ज़रूरत होती है कि वो जो होते हैं सिंपली हमारे पास उनको अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। तो उसमें हम तीन तरह के ना कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर वो बंदा चाहता है कि मेरी जो कंडीशनिंग है, उसकी कंडीशनिंग प्रोग्राम्स हम कहते हैं ना, ठीक है, सिंपली उसकी जो नॉर्मल कंडीशन है उसको और इम्प्रूव कराने को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास हमारा क्या गोल होना चाहिए कि हम उसकी प्रमोट करें और मेंटेन करें हेल्थ और फिजिकल वेलबींग को, क्योंकि एज अ एथलीट उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा ये, क्योंकि उसने क्या करना है कि हमारे पास उसको ये चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ के पोटेंशियली इंक्रीज़ कराएंगे, इन्हांस कराएंगे जो हमारे पास परफॉर्मेंस है मोटर स्किल्स की, ठीक है। जाहिर सी बात है, नॉर्मली एक बंदा है, ठीक है, उसकी मोटर स्किल्स ठीक है, लेकिन हम उसकी और इन्हांसमेंट करा रहे हैं, ठीक है, उनको इंक्रीज़ करा रहे हैं ताकि उसकी मसल परफॉर्मेंस और अच्छी हो सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम उसको क्या कराएंगे, उसकी मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कराने के लिए काम करते हैं, ठीक है। दूसरा कि कभी भी उसको कभी लाइफ में कोई रिस्क है इंजरी का, ठीक है, या कोई डिजीज़ की वजह से, तो वो हम प्रिवेंट करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन में याद रखिएगा, प्रिवेंशन में रेजिस्टेंस एक्सरसाइज काफ़ी काम करते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के थेरेपेटिक एक्सरसाइज सारे ही हम काफ़ी जगहों पर जो होती है ना वो आप प्रिवेंशन के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि रिहैब का ना मोस्टली काम भी ऐसा ही है कि हम ज़्यादा कोशिश यही होती है कि हम पहले ही डिज़ीज़ के आने से पहले उसको प्रिवेंट करवा दें, ठीक है, किसी इंजरी के होने से पहले ही उसको अब आप देखोगे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि एक बंदा है, ठीक है, उसकी बहुत बॉडी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, अगर एक बंदे की बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उसका इंजरी होती भी है ना तो वो एक माइनर लेवल पे होती है, ठीक है। लेकिन एक बंदा जिसके जो मसल्स बहुत स्टिफ हैं, ठीक है, उसमें इंजरी की क्या चांसेस हैं कि ज़्यादा होने के चांसेस है ना, तो ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हम इसको रिलेट करते हैं कि हमारे पास मसल की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है हमारे पास इन चीज़ों में, ठीक है। तो हम उसको इम्प्रूव कराने के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस दे रहे होते हैं, ठीक है। हमने सारा चैप्टर इसी चीज़ पे बेस है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज़ मसल परफॉर्मेंस एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है, बेसिकली डेफिनेशंस और गाइडिंग प्रिंसिपल्स है हमारे पास। तो हमारे पास हमने कहा कि यही हमारे पास मसल परफॉर्मेंस और रेजिस्टेंस बेसिक थी, ठीक है, ओके। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास मसल परफॉर्मेंस के कुछ डेफिनेशंस और गाइडिंग प्रिंसिपल, जिसमें हमारे पास स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस वगैरह आ जाती है, ठीक है। 3 मेन एलिमेंट्स हैं ये, इनको हम कंसीडर करते हैं मसल परफॉर्मेंस के, ठीक है। और ये मोस्टली हम क्या करते हैं, इन तीनों में बैलेंस रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उससे पहले ना हम तीनों की डेफिनेशन देखने से पहले कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के हैं क्या, ठीक है। जाहिर सी बात है कि हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं, हमारे पास बेनिफिट, हमारे पास क्या मिल रहा है हमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देने का।
तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास आ रही है, हम इंक्रीज़ कराते हैं मसल की परफॉर्मेंस को, ठीक है। मसल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कराते हैं, लाइक हम उसको रिस्टोर कराएंगे, उसकी इम्प्रूवमेंट कराएंगे, उसकी मेंटेनेंस कराते हैं, मसल की स्ट्रेंथ की, पावर की, इंड्योरेंस की, ताकि हमारे पास क्या हो जाए कि नॉर्मल जो मसल की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, ठीक है। साथ हम क्या कहते हैं कि हम सिंपली उन पर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक हम उनकी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उनको दोबारा से, कुछ लोगों में ऐसे इंजरी वगैरह की वजह से क्या हो जो कहता है कि हमारे पास मसल परफॉर्मेंस इम्पेयर हो चुके थे, तो हम उसमें क्या कराते हैं, रिस्टोरेशन का काम करते, ठीक है। और जिसमें पहले से ही काफ़ी अच्छी है तो हम उसमें इम्प्रूव या मेनटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली ये इस तरह से आती है। सेकेंड बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास हम स्ट्रेंथ और कनेक्टिव टिश्यू की जो कनेक्टिव टिश्यू या स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज़ करा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे कैसे के कनेक्टिव टिश्यू या हम स्ट्रेंथ जो कनेक्टिव टिश्यू की है वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेंडन, लिगामेंट्स, इंट्रामस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिंपली अगर हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की बात करें तो हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जब दे रहे होते हैं ना तो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ पे भी इफेक्ट होगा, ठीक है। उन पे भी जाहिर सी बात है, जब हम कोई फोर्स जनरेट करें तो हमारे पास इर्द गिर्द के टिश्यूज़ पे भी इफेक्ट होना चाहिए ना, ठीक है। तो हमारे पास टेंडन, लिगामेंट्स जिन्होंने इसको इर्द गिर्द कवर किया हुआ है तो वो सारे भी इफेक्ट होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे पास बोन मिनरल, ओके, लाइक बोन मिनरल डेंसिटी की हम बात करें तो हमारे पास बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और डीमिनरलाइजेशन कम हो जाएगी, ठीक है। लाइक हमारे पास मिनरल के अंदर ज़्यादा मिनरल ज़्यादा हो जाएंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का। जाहिर सी बात है, देखो अगर हमारे पास एक नॉर्मल हम बॉडी की मूवमेंट या ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करा देते हैं किसी जगह की, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज यही काम करती है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कराएंगे तो मिनरल्स वहाँ पे ज़्यादा पहुँचेगी, तो क्या होगी, बोन की मिनरल डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई और डीमिनरलाइजेशन कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेस जॉइंट पे जो था वो भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास जो जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ा था वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। साथ हमारे पास क्या हम कह रहे हैं कि हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरी जो थी उसका रिस्क क्या कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मली कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जब हम नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं या एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की एग्जांपल लेते हैं, हम उसको परफॉर्म करें तो हमारे पास टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो सॉफ्ट टिश्यूज़ की इंजरी कम हो जाएगी, ठीक है। पॉसिबल इंप्रूवमेंट हो जाएगी कैपेसिटी की, ठीक है, ताकि वो रिपेयर करा सके, हील कर सके डैमेज सॉफ्ट टिश्यूज़ को, ठीक है, वो रिपेयर भी कर सके, हील भी कर सके सॉफ्ट टिश्यूज़ को, ठीक है। हम इसलिए क्या करते हैं कि हम उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम साथ साथ उसकी क्या कर रहे हैं, बैलेंस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, उसके बैलेंस में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। इसलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या हम क्या करें कि हम फिजिकल उसकी परफॉर्मेंस एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करा रहे हैं, जैसे डेली एक्टिविटीज़ में, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि इससे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, हर चीज़ इंक्रीज़ हो, तो हमारे पास बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमारे पास उसकी डेली लिविंग और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ में भी उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पॉसिबल चेंजेस, ओके, फिर लास्ट हमारे पास जैसे पॉजिटिव चेंजेस अगर बॉडी की कंपोजिशन में हो जाती है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉरी लास्ट नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस जो बॉडी की कंपोजिशन में, देखो अगर पॉजिटिव चेंजेस हो जाते हैं ना बॉडी कंपोजिशन में, ठीक है, एक तो हमारे पास फैट कम हो जाएगा और लीन बॉडी मास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास मसल का जो मास है, लीन मसल मास, ठीक है, वो ज़्यादा होने लग जाएगा और बॉडी का जो फैट है वो कम हो जाएगा। फैट कम होगा लेकिन मसल के फाइबर्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, लीन बॉडी मास क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम सारे कुछ इससे रिलेट कर रहे थे, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट हमारे पास ये आगे कि फीलिंग, बंदे को अच्छा फीलिंग होने लग जाएगी, फिजिकल वेलबींग की एक फीलिंग आएगी, जैसे मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये आ जाएगा पॉसिबल इंप्रूवमेंट हो जाएगी परसेप्शन में भी, ठीक है। लाइक बेसिकली जिसमें डिसेबिलिटी हुई है या क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसकी इम्प्रूव अच्छी नहीं थी ना, ठीक है, उसमें परसेप्शन की भी हमारे पास इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रही थी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के पोटेंशियल बेनिफिट्स है, ठीक है। तो आपको मैं टाइम देती हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेना। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ द स्ट्रेंथ, ठीक है। हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले स्ट्रेंथ आएगी, फिर पावर आएगी, फिर एंड्योरेंस आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एग्जैक्टली स्ट्रेंथ है क्या, ठीक है।
Strength, muscle strength is the ability of a contractile tissue to produce tension and resultant force based on demands placed on the muscles. ठीक है, बेसिकली किसी भी मसल्स की स्ट्रेंथ ऐसी एबिलिटी, ठीक है, किसी मसल स्ट्रेंथ को ऐसा कहा गया है, किसी भी मसल की ऐसी एबिलिटी, ठीक है, कि ओके हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो स्ट्रेंथ आ गई, फिर पावर है, फिर एंड्योरेंस. ठीक है, लाइक हमने बेसिक मसल परफॉर्मेंस वगैरह तो डिस्कस कर लिया. अब हम स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो मसल स्ट्रेंथ पे आता है. मसल स्ट्रेंथ बेसिकली हमारे पास है क्या, एक एबिलिटी है कनेक्टिव टिश्यू की टेंशन प्रोड्यूस करने की, रिजल्टेंट फोर्स जो डिमांड उस पर प्लेस की गई हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फोर्स हमने अप्लाई किए किसी टिश्यू पे. ठीक है, उस टिश्यू की कितनी एबिलिटी है कि वो उसके खिलाफ अपने कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ की या अपने उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो जो टेंशन हम उस पर डाल रहे हैं वो उसको लाइक सही तरह से अकोमोडेट कर सके. ठीक है, उसमें कितनी एबिलिटी है. ठीक है, जितनी उस पर डाली जा रही है से. सो इट इज़ द ग्रेटेस्ट मेजरेबल फोर्स exerted by muscle or muscle group to overcome resistance during single maximum effort. ठीक है, लेकिन एक ही मैक्सिमम एफर्ट में हम क्या कर रहे होते हैं कि मसल को कहते हैं कि हम उसको इस सारी रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है. ठीक है, और मसल की एबिलिटी को भी बढ़ाना है, लाइक मसल की एबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है. तो ग्रेटर मेजरेबल फोर्स हम एक ही टाइम पे लगा रहे होते हैं. ठीक है, सिंगल मैक्सिमल एफर्ट के टाइम पे. ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि मसल की एबिलिटी को बढ़ाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने किसी बंदे की अगर स्ट्रेंथ चेक करनी होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं कि बेसिकली हम उसको इतनी फोर्स दे रहे होते हैं, एक ही बारी में फोर्स ज़्यादा दे रहे होते हैं. ठीक है, एक ही एफर्ट देते हैं, एक ही फोर्स देंगे और उसको चेक करेंगे कि इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये जितनी हम फोर्स दे रहे हैं ये इसको बर्दाश्त कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, मसल की स्ट्रेंथ है. ठीक है, फंक्शन स्ट्रेंथ पे आते हैं. फंक्शन स्ट्रेंथ क्या है, एबिलिटी ऑफ अ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम टू प्रोड्यूस और डिक्रीज और कंट्रोल द फोर्सेज decrease the or control the forces or contemplated or imposed during functional activities in a smooth coordinated manner. ठीक है, लाइक बेसिकली ये इन्होंने एनएम सिस्टम की जो है ना एबिलिटी बताई हुई है हमें. ठीक है, ओके, बहुत इजी वर्डिंग में अगर मैं कहूँ तो हमारे पास इसने एनएम सिस्टम की बताई हुई थी ना. ठीक है, तो एनएम सिस्टम क्या है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में हमारे पास बेसिकली क्या है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम हमारे पास सारे मसल्स की क्या करता, सारे मसल्स की उसने क्या की हुई थी, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन बनाई हुई थी ब्रेन के साथ. ठीक है, अब उस कोऑर्डिनेशन के खिलाफ क्या करे कि उसने प्रोड्यूस भी करनी है मूवमेंट, उसने मूवमेंट को फोर्सेस को कंट्रोल भी करना है जो उस पर लग रही हैं. ठीक है, उसने सारा कुछ करना है. जब कोई भी नॉर्मल फंक्शन एक्टिविटीज़ जब परफॉर्म हो रही है उसने मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी है. ठीक है, उसने प्रोड्यूस करना है, उसने कंट्रोल करना है, उसे रिड्यूस करना है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे उतनी लगानी है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है कि हमारे पास न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की एबिलिटी है कि वो कितनी कंट्रोल कर लेता है. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रही है, फंक्शनल स्ट्रेंथ आ रही है. ठीक है, लाइक फंक्शनली स्ट्रेंथ है, हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम अच्छा है. ठीक है, हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, न्यूरॉन के साथ साइनेप्सिस अच्छे बने हुए हैं. ठीक है, वहाँ से जब सिग्नल आ रहा है एसिटाइलकोलिन सही से रिलीज हो रही है. हमारे पास क्या है, सारी चीज़ें क्या आ रही है, फंक्शन स्ट्रेंथ में आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि एक सिस्टेमिक प्रोसीजर है. ठीक है, और हम सिस्टमेटिक प्रोसीजर को लेते हैं मसल या मसल के ग्रुप को, जैसे लिफ्टिंग हो गई, लोअरिंग हो गई, आप बेसिकली दूसरे हैवी लोड्स को उठाते हो, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना. ठीक है, ये क्या करती हैं कि हमारे पास ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती है. ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम करवा कैसे रहे होते हैं, लाइक हम जो नंबर ऑफ रिपीटिशंस होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ रिपीटिशंस भी कम है और टाइम भी हम ज़्यादा नहीं देते. लाइक हम थोड़े टाइम के लिए करवा रहे होते हैं और नंबर ऑफ रिपीटिशंस भी क्या है, कम है, और शॉर्ट ड्यूरेशन है हमारे पास, लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन भी कम है. देखो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं कि एक बंदे को हम कह रहे हैं तुमने इतनी बार ये एक्सरसाइज को रिपीट करना है. ठीक है, अगर आप नॉर्मली भी करते हो एक्सरसाइज तो आपको पता होगा कि हम 10 टाइम्स अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम क्या करें कि अगर उसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि हम अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरह से इधर भी है कि इन्होंने कहा कि रिपीटिशंस भी कम है इसमें और हमारे पास क्या है, टाइम भी कम है. क्योंकि टाइम इसलिए कम होते हैं कि इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम टाइम बढ़ा देते हैं या रिपीटिशंस बढ़ा देंगे. ठीक है, स्ट्रेंथ क्योंकि एक ही बारे में बहुत ज़्यादा लग रही है ना, हम
कोई पीसीस में तो हमने डिवाइड नहीं किया हुआ, हमने एक ही बारी में बहुत ज़्यादा सी स्ट्रेंथ लगा दी, तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इंजरी के चांसेस से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इस तरह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि कॉमन अडेप्टेशन टू हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ठीक है। कॉमन अडेप्टेशन टू हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या आ जाता है, सो इनमें हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स है, लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है मसल की, ठीक है, और वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब वो इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ क्या हो रही है, मसल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो हमारा देखो, अब फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी मसल की क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कितनी फोर्स लग रही है, अगर वो ही ज़्यादा है, ठीक है, तो मसल की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगी कि न्यूरॉन्स की जो एडाप्टेशन का टाइम है ना वो भी अच्छा होने लग जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास न्यूरॉन्स अडेप्ट करने लग जाएंगे। देखो हम क्यों कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी ना वो जो आप ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, आप नॉर्मली भी अगर घर में एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इसको अडेप्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। क्यों इसलिए क्योंकि आपकी एबिलिटी ऐसी, आपके मसल्स की स्ट्रक्चरली एबिलिटी ऐसी है, आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के साथ कनेक्शन ऐसा है कि वो न्यूरॉन्स खुद ब खुद अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अडेप्टेशन की क्वालिटी होती है उनमें। तो क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाती है, न्यूरॉन्स अडेप्ट करना शुरू हो जाएंगे और न्यूरल अडेप्टेशन शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज कि वो हमारे पास इंक्रीज कर देंगे मसल फाइबर साइज को, ठीक है, लाइक फाइबर के साइज को भी इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास बैली जो होती है ना मसल की, ठीक है, वो हमें हैवी हैवी लगने लग जाती है। लाइक आपने नॉर्मल भी देखा हो तो जो लोग जिम जाते हैं, या आप ज़्यादातर जो मेल होते हैं वो जिम में काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो लोग जब जिम जाते हैं ना तो उन लोगों की आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि मसल का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये जो हमारे पास बाइसेप ट्राइसेप्स की होती है एक्सरसाइजेस करवा के ये इंक्रीज करवा लेते हैं, तो हमारे पास बेसिकली हम इससे रिलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है पावर की, ठीक है। मसल पावर बेसिकली हम कहते हैं कि हम कितना वर्क करें कितने टाइम के लिए, ठीक है। जब हम कोई काम कर रहे हैं ना और उसमें टाइम के आ जाती है, ठीक है, लाइक टाइम की अकोमोडेशन, लाइक टाइम के अकॉर्डिंगली हम उसको देख रहे होते हैं, हम उसको क्या देते हैं, वो हमारे पास पावर है, ठीक है। रेट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क जो होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, बेसिक पावर की डेफिनेशन है, ठीक है। दो फैक्टर्स हैं जो मसल की पावर को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइक रेट, ठीक है, जिस पे हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, फिर हमारे पास कोई रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी का रिलेशनशिप, ठीक है, कितने स्पीड के साथ हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी हम स्पीड के साथ कर रहे हैं और कितनी फोर्स उस पर जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये उन्होंने बताई हुई दो चीज़ें हमारे पास फैक्टर होता है मसल की पावर को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ द पावर दो और टर्म्स में भी एक्सप्रेस होती है, एनारोबिक पावर और एनारोबिक पावर, ठीक है। एनारोबिक पावर में बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि ऐसी एक्सरसाइजेज इंक्लूड होंगी जिसमें हमें क्या चाहिए, लाइक हमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हम इसको रिलेट करते हैं कि हमें ऑक्सीजन की अमाउंट नहीं चाहिए, लेकिन पावर को पावर की तरह से अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ये उन्होंने कहा है कि एक ही सिंगल बर्स्ट देते हैं हम, लाइक एक ही बारी में, ठीक है, एक ही बारी में सही ज़्यादा सी मूवमेंट, ठीक है। तो एक बर्स्ट का मतलब से याद रखें कि एक बहुत तेज सा, जो आप कह सकते हैं ना तेज सा मूवमेंट, ठीक है, तेजी से, तो ये हमारे पास एक बर्स्ट होती है, ठीक है। बर्स्ट का आप क्या कहते हो कि हम बर्स्ट बेसिकली यही मतलब होता है ना, जब आप एक ही बर्स्ट देते हो, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी या की एक्टिविटी की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा करके देते हो, ठीक है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा, सिंगल बर्स्ट है, ठीक है। तो वो हमारे पास मोस्टली किस में हो रहा है, जब हम लिफ्ट कर लेते हैं हैवी, जब देखो हम कोई भारी बैग उठाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं और हम में से किसी एक को भारी बैग उठाना पड़ गया, ठीक है। आजकल को तो वैसे उठाने नहीं पड़ते, लेकिन फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, किसी को वो बैग उठाना पड़ गया और इतना ज़ोर से उठाना पड़ गया, एकदम से जैसे उठाया ना, तो वो जो पहला सिंगल बर्स्ट, एक ही बर्स्ट भी पड़ा और इंटेंसिटी भी हाई थी, ये हमारे पास क्या होगी, एनारोबिक पावर यूज़ हुई, ठीक है। एरोबिक पावर में हम कहते हैं रिपीटेटिव बर्स्ट होते हैं, ठीक है, बर्स्ट रिपीटेटिव होते हैं, लेकिन क्या हो जाती है, इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इंटेंसिटी कम होने का मतलब यह है कि आप जो उसकी आप कह सकते हो ना,
लाइक आप इतने ज़्यादा फोर्स के साथ नहीं दे रहे होते, ठीक है, इंटेंसिटी कम होने का ही मतलब है, ठीक है। तो हमारे पास क्लाइंबिंग ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है, हम क्या करते हैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं ना तो हमारे पास रिपीटेटिव बर्स्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। बर्स्ट रिपीटेटिव है लेकिन इंटेंसिटी कम है क्योंकि हम आहिस्ता 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 आराम से चढ़ रहे हैं, ठीक है। और रिपीटेशन तो है ना, इस बात स्टेयर एक तो है नहीं, ठीक है, हम काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ते हैं इनके बारे में, तो ये हमारे पास क्या होगी एरोबिक पावर की होगी, ठीक है। फिर ये हमारे पास एग्जाम्पल्स थी और ये हमारे पास हमने बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ द पावर ट्रेनिंग। पावर ट्रेनिंग हमारे पास क्या होती है? पावर ट्रेनिंग हमारे पास इंटेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, टाइम पीरियड कम होना चाहिए और मसल पावर इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना और टाइम पीरियड कम होगा, लाइक थोड़े टाइम के लिए हम लगा रहे हैं और पावर, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास पावर ट्रेनिंग भी होगी और मसल पावर इंक्रीज होगी। पावर ट्रेनिंग और मसल पावर ही कह रहे हैं ना, उसी की ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो हम उसकी जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ना तो हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे माइंड में ये गोल होना चाहिए, ठीक है। हमने पावर ट्रेनिंग करानी है, हमने क्या कराना है? इंटेंसिटी इंक्रीज करानी है और टाइम पीरियड को कम करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारे माइंड में होंगी तो हम क्या करेंगे? इजीली पावर को इंक्रीज करा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है कुछ पावर ट्रेनिंग के जाए, लाइक हमने कुछ ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, और दोनों ही ऐसी हैं, लाइक प्लेयोमेट्रिक ट्रेनिंग, ये भी हाई जंप ट्रेनिंग जो होती है ना, जंपिंग ट्रेनिंग्स हैं। एक में हाई जंप, लाइक बेसिकली एक धम से बंदे को बोलते हैं हम कि हाई जंप करें, तो वो हाई जंप की जो ट्रेनिंग है प्लेयोमेट्रिक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। स्ट्रेच शॉर्टनिंग ड्रिल्स भी हम जंपिंग से ही रिलेट करते हैं, कुछ जंपिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि ये परफॉर्म करवा के आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ठीक है सिंपली थी एक्सरसाइजेज की टाइप्स, या आप कह सकते हो, या हम पावर ट्रेनिंग में जो करा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों में हमारे पास स्पीड ऑफ मूवमेंट वेरिएबल होता है, लाइक वेलोसिटी डिफरेंट होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे पास चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन यह है कि ये दोनों पावर ट्रेनिंग में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम एंड्योरेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास एंड्योरेंस एक ऐसी एबिलिटी है मसल की परफॉर्म करने की जिसमें हम रिपीटिशंस को कंसीडर बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी बहुत कम होती है हमारे पास इन एक्सरसाइज की, लेकिन हम रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, ठीक है। जब हम रिपीटिशन ज़्यादा दे रहे हैं और इंटेंसिटी कम रखी हुई है ना हमने, तो हम बेसिकली इन एक्सरसाइज को क्या कंसीडर करते हैं? एंड्योरेंस ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है। लेकिन सस्टेन मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, लाइक सस्टेन मूवमेंट्स हैं हमारे पास, सस्टेन एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हमने बात की थी पावर से बिल्कुल ऑपोजिट है ये, इंटेंसिटी उसमें ज़्यादा थी ना और ड्यूरेशन उसमें कम था। इसमें क्या हो गया कि हमारे पास इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई है और ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक दूसरे के ऑपोजिट है, पावर और इंड्योरेंस, ठीक है। मोस्टली जब हम कहते हैं ना, नॉर्मली हम इंड्योरेंस ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं या इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस दे रहे होते हैं ना, तो हमारे पास इंटेंसिटी बहुत कम होती है उन एक्सरसाइज की, लेकिन टाइम और ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। लाइक अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं आपको कहती हूँ कि आप कोई चीज़ हैवी वेट है, ठीक है, आप उसको पकड़ो, ठीक है, आप उसको पकड़ो और उसको लाइक आप उसको नीचे से ज़मीन से उठाओ, ठीक है। अगर उसको मैं आपको कहती हूँ ज़मीन से उठाओ, ज़मीन से आपने उठाया एक ही बारी में, तो वो हमारे पास क्या होगी? एनारोबिक पावर लगेगी, ठीक है। अब वहाँ पे आपने पावर इस्तेमाल की है, ठीक है, लेकिन मैंने अब उसको कहा कि आपने उठाने के बाद उसको होल्ड कर ही रखना है, ठीक है। अब उसकी इंटेंसिटी तो चेंज नहीं होगी ना, लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है, इंटेंसिटी वो ही रही, लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया कि आपकी अब एंड्योरेंस ट्रेनिंग हुई, आपने वहाँ पे मूवमेंट नहीं करनी, आपने हाथ को होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आई। कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस। कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस में बेसिकली हमारे पास एसोसिएट करती है रिपीटेटिव डायनामिक मोटर एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व यूज ऑफ लार्ज बॉडी मसल, ठीक है, जिसमें हमारे पास सारे बॉडी के लार्ज मसल, इसको टोटल बॉडी इंड्योरेंस भी कहते हैं क्योंकि हम वॉकिंग, साइकिलिंग, ऐसे मूवमेंट, स्विमिंग वगैरह इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जो हम सारे मूवमेंट्स में ना रिपीटिशन ज़्यादा कर होते हैं, और ठीक है, और इसमें डायनामिक मोटर एक्टिविटीज़, डायनामिक मोटर एक्टिविटीज़ का मतलब है जो हम मूवमेंट के साथ साथ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वॉकिंग वगैरह हो गया सारा कुछ, ठीक है। फिर हमारे पास मसल एंड्योरेंस होती है जो लोकल एंड्योरेंस, किसी एक सिंपल मसल को हम कंसीडर करें, ठीक है। हमने वहाँ पे तो लार्ज मसल्स की बात की ना, यहाँ पे हम कहते हैं किसी हम खास किस्म के मसल्स की जब हम कंसीडर कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास आ जाती है मसल एंड्योरेंस, ठीक है। उसको हम लोकल एंड्योरेंस भी कहते हैं। एबिलिटी ऑफ अ मसल कॉन्ट्रैक्ट रिपीटेडली अगेंस्ट अ लोड, जनरेट एंड सस्टेन टेंशन, रेजिस्ट फटीग ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास एबिलिटी मसल की कितनी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके किसी भी लोड के अगेंस्ट, ठीक है, बार बार,
रिपीटिशंस के साथ, ठीक है। जब वो रिपीटिशंस के साथ हमारे पास क्या करेगा कि लोड के अगेंस्ट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये उसकी एबिलिटी इतनी होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है, और टेंशन को एक जनरेट करें। एक टेंशन सस्टेन जनरेट होना चाहिए, सस्टेन टेंशन जनरेट होना चाहिए। सस्टेन टेंशन को आप इस तरह से भी लेते हो कि एक लगातार का मतलब होता है ना, ऐसे लगातार चलना चाहिए। इसी सेंस में आप ले सकते हो कि हमारे पास एक ऐसा टेंशन जनरेट होना चाहिए जो काफ़ी टाइम के लिए आप चला, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक तो ये रेजिस्ट करेगा फटीग को, फटीग नहीं होने देगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि एक पीरियड ऑफ टाइम इसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग आ जाती है, ठीक है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में हमारे पास क्या आ जाती है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग हमारे पास एंड्योरेंस एक्सरसाइज को भी आप कह सकते हो, ठीक है। हैविंग अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड लिफ्ट और लोअर आर लाइट लोड फॉर मैनी रिपीटिशन सस्टेन। देखो सारा में एक ही चीज़ है, सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन है, रिपीटिशंस हैं और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। अब इस तीनों में ना मेन ये चीज़ है कि ये हमारे पास लार्ज मसल्स के यूज़ आ रही है और मोटर एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपली किसी एक मसल के ऊपर हम कंसीडर करें और हम वहाँ पे भी यूज़ करें, ठीक है। और जो हमारे पास एंड्योरेंस ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में यह मतलब है हमारे पास कि हम बाकायदा किसी मसल को टारगेट करके ना हम खास किस्म की, ठीक है, और वहाँ पे हम बाकायदा एक्सरसाइज को परफॉर्म करा रहे हैं, एंड्योरेंस एक्सरसाइज को हम वहाँ पे एंड्योरेंस ट्रेनिंग कंसीडर करें, ठीक है। ओके, अब हमारे पास की एलिमेंट्स हैं क्या, ठीक है। ये की एलिमेंट्स आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग को कह सकते हैं, एंड्योरेंस के भी ले सकते हो, ठीक है। 3 की एलिमेंट्स हैं जिसको हम इन सब में देख रहे थे। लो इंटेंसिटी मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिशन ज़्यादा होनी चाहिए, और टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लाइक एक्सटेंडेड होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास 3 की कंपोनेंट्स हैं जो हम इसमें देख रहे हैं। अगर समझ आ रही हो तो ये देख लो, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड के ज़्यादा टाइम के लिए होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम किसी कहते हैं कि हमारे पास अडेप्टेशन टू ट्रेनिंग क्या है, ठीक है। अडेप्टेशन टू एंड्योरेंस ट्रेनिंग यह है कि हमारे पास इंक्रीज कर दें अगर हम ऑक्सीडेटिव कैपेसिटीज़ को या मेटाबॉलिक कैपेसिटीज़ को, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना आप ये कह सकते हो कि हमारे पास कोई ऐसी कैपेसिटीज़ मसल की जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने में काम करती है ना, वो हमारे पास होती है मसल के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर ले, अपने अंदर स्टोर करे, अब्जॉर्ब करे, ठीक है, इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो वो जो कैपेसिटीज़ है ना मसल की हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहला रही हैं, ऑक्सीडेटिव कैपेसिटीज़ कहला रही हैं, ठीक है। अब वो जो कैपेसिटीज़ हैं या मेटाबॉलिक कैपेसिटीज़ लाइक ब्रेक डाउन करने की या हम दोबारा से जनरेट करने की, ठीक है, वो हमारे पास क्या करा रही है, हमारे पास बेटर डिलीवरी कराती हैं और ऑक्सीजन का यूज़ भी अच्छा कराती हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग की अडेप्टेशन होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास अडेप्ट करने लग जाते हैं ना एंड्योरेंस ट्रेनिंग में मसल, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली ये परफॉर्मेंस हो रही होती है, ठीक है। लाइक ऑक्सीडेटिव कैपेसिटीज़ और मेटाबॉलिक कैपेसिटीज़ की वजह से, इनकी इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास ऑक्सीजन की डिलीवरी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन का यूज़ भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, हमारे एंड्योरेंस ट्रेनिंग को अडेप्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस है तो हमारे लिए ये लाइक हमारे पास अगर सही नहीं है ना मसल परफॉर्मेंस इम्पेयर हुई भी है, हमारे लिए बेटर है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि एंड्योरेंस ट्रेनिंग में इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो अगर मैं आपको कहूँ ना कि देखो नॉर्मली आप क्या करो, आप किसी चीज़ को होल्ड करके रखो, आप होल्ड करके ना ज़्यादा देर नहीं रख सकते, आप थोड़ी देर के बाद उसको फेंक दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी नॉर्मल जो मसल है ना वो इतनी देर तक स्ट्रेंथ को या इतनी देर तक जोर का बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में होता है ना कि हम रिपीटिशंस करवा के तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको एंड्योरेंस ट्रेनिंग की तरफ लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लिए बेटर है कि जो इम्पेयर हुई भी है ना, लाइक जिसमें कोई इंजरी हुई भी है, किसी डिजीज़ की वजह से इम्पेयरमेंट है, तो उसके लिए बेटर है कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, ठीक है। सो ये हमारे पास होगी 3 डेफिनेशंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओवरलोड प्रिंसिपल, ठीक है। ओवरलोड प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारे पास मसल की कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा लोड डालना शुरू कर दो, ठीक है। जो उसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी है ना जितनी वो ले सकता था, ठीक है, जितनी वो आप उस पर डाल सकते थे, आप उसको लोड को एक्सीड कर जाओ, ठीक है। आप उसकी जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी है उससे एक्सीड कर जाओगे ना जब, हमारे पास हम इसको ओवरलोड प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। सिंपली अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो हमारे पास क्या है, इफ़ अ मसल, ठीक है, इफ़ अ मसल परफॉर्मेंस इज टू इम्प्रूव अ लोड दैट एक्सीड्स द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ अ मसल मस्ट बी अप्लाइड, दैट इज मसल मस्ट बी चैलेंज टू परफॉर्म एट अ लेवल इंक्रीज द ग्रेटर दैन दैट टू विच इट इज
अकस्टम्ड, ठीक है, अकस्टम्ड उन्होंने कहा बेसिकली हमारे पास। हम कहते हैं कि अगर मैं सिंपली इसको इजी अल्फाज में बोलूँ तो मसल परफॉर्मेंस को अगर हमने इम्प्रूव कराना है, हम लोड इतना ज़्यादा लगाएंगे कि हमारे पास मेटाबॉलिक कैपेसिटी से वो बढ़ जाए, ठीक है, और हम वो अप्लाई कर देते हैं किसी मसल के ऊपर। अब जब हम मसल पे अप्लाई करते हैं तो मसल क्या होगा कि चैलेंज्ड हो जाएगा, ठीक है, लाइक हम उसको एक अपनी नॉर्मल उसकी जो जितनी कैपेसिटी से उसकी ज़्यादा हम उसको लोड दे रहे तो मसल को हम चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, एक ग्रेटर हो जाएगी, लाइक ग्रेटर लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास हम इसको क्या कहते हैं, ओवरलोड प्रिंसिपल, ठीक है। ओवरलोड प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशन से अगर हम रिलेट करते हैं, हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रेसिव लोडिंग ऑफ मसल बाय मैनिपुलेटिंग, ठीक है, लाइक हम प्रोग्रेसिवली लोड कर रहे हैं मसल को, ठीक है, हम, ठीक है, तो हम उसको क्या करें कि इंटेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हम प्रोग्रेसिवली उसको कहते हैं कि तुम उस पर लोड अप्लाई करना है हमने किसी तरह से, लेकिन हमने वो लोड किस फॉर्म में अप्लाई करना है वो हम देखते हैं ना, ठीक है। हमने दो फॉर्म्स इससे, इंटेंसिटी की फॉर्म में और वॉल्यूम की फॉर्म में। अगर इंटेंसिटी ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या है कि हमारे पास टू हाउ मच वेट, लाइक कितना वेट जो है ना हम किसी मसल पे इम्पोज कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, कितना मसल हम इम्पोज कर सकते हैं, हमारे पास इंटेंसिटी कहलाती है, और कितना हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पे रिपीटिशन सेट फ्रीक्वेंसीज लगा सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई जिसको हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास हम ओवरलोड प्रिंसिपल में देख रहे होते हैं, इंटेंसिटी और वॉल्यूम, ठीक है। दोबारा से हम बात करते हैं इंटेंसिटी, हमने वही बात की थी कि हमारे पास कितना वेट हम लगा सकते हैं, ठीक है, इम्पोज कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस से रिलेट कर लो ना, ठीक है, और कितना वॉल्यूम हम देखो, वॉल्यूम में हमारे पास रिपीटिशन सेट फ्रीक्वेंसीज वगैरह आ जाती हैं, लाइक हम एक एनी वन और मोर ऑफ विच ग्रेजुअली एक्सरसाइज टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द मसल, वही हमारे पास हम दोनों में से किसी एक को इंक्रीज कर देते हैं ताकि हम इंक्रीज कर सके जो डिमांड हमारे पास मसल की है, ठीक है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि रिपीटिशंस बढ़ा देते, कई बार हम फ्रीक्वेंसीज बढ़ा देंगे, कई बार हम सेट्स बढ़ा देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगी कि हम वॉल्यूम को इंक्रीज करने में काम कर देगी, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स, ये दो हमारे पास क्या है, सिंपली चीज़ें हैं जो हमारे पास प्रोग्रेसिव लोडिंग को इंक्रीज कराने में काम करा रही हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड्योरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में वही हमारे पास बात आ गई जिसमें हम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो अप्लाई कर रहे होते हैं ना मसल पे, वो हम इंक्रीज़ करा रहे होते हैं प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या था, क्या हम उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लाइक हम इंटेंसिटी जो थी वो हमारे पास ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन हमारे पास क्या थी कि हम ड्यूरेशन कम दे रहे थे, ठीक है। लेकिन हमारे एंड्योरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि हमारे पास लाइक हम इस पर टाइम जो होता है वो हम ज़्यादा दे रहे होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रिपीटिशन ज़्यादा हो रही होती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो रही थी, ठीक है, इंटेंसिटी कम होती है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या आती है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, इसको हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग कहते हैं। कहते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेट प्रिंसिपल। सेट का जो प्रिंसिपल है वो ये है, सिंपली इसकी अगर हम सेट के वर्ड को ओपन करके देखें तो हमारे पास इसका मतलब यह है, हम इसके एब्रीवेशन देखते हैं हमारे पास क्या है, तो हमारे पास यह है कि स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोज्ड मसल्स, ठीक है। एक मसल अडेप्ट कर लेता है जितना उस पर मसल इम्पोज किया जा रहा होता है, ठीक है, लाइक हम जितनी उस पर इम्पोज कर रहे होते हैं ना फोर्सेस, ठीक है, जितनी हम फोर्स उस पर इम्पोज करें एक मसल टाइम टू टाइम वो स्पेसिफिक अडेप्ट करना शुरू कर देता है, अडेप्टेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तकरीबन सारे बॉडी सिस्टम्स में ये अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। सिंपली हमारे पास क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ स्पेसिफिसिटी इज़ अ नेसेसरी फाउंडेशन ऑन विच एक्सरसाइज प्रोग्राम बिल्ड, ठीक है। लाइक हम फ्रेमवर्क स्पेसिफिसिटी का ऐसे है कि हमारे पास ना एक्सरसाइज प्रोग्राम को हम इजीली बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ वुल्फ लॉ है ये, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ वुल्फ लॉ ऐसे है कि वुल्फ लॉ हमारे पास ये था कि हमारे पास जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं ना हम अडेप्ट कर जाते हैं क्या कि जैसे जैसे हम उस पर कोई स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू कर देते हैं ना हमारे पास बॉडी के सिस्टम्स अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अडेप्ट करने का मतलब यह है, आज मैंने आपको फोर्स दिया है, तकरीबन आप समझो कि मैंने आपको कहा है कि हमने आपको फोर्स दी कोई 1 न्यूटन के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा है कि मैंने इसको फोर्स दी 1 न्यूटन, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने के बाद उसको 10 न्यूटन दे रहे हैं तो वो भी इजीली वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पहले वो 1 न्यूटन भी नहीं कर सक रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे पास थोड़े टाइम के बाद उस बंदे ने 10 न्यूटन तक लाइक उठाना शुरू करते हैं। लाइक वेट लिफ्टर की अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बंदा है वो 1 kg वेट पहले लिफ्ट कर लेता था, 8, ठीक है, 8। अगर एक बंदा है वो 8 kg पहले वेट लिफ्ट कर लेता, 1 महीने के बाद 1 मंथ के बाद उसने कितना लिफ्ट करना शुरू कर दिया, हमारे पास तकरीबन
80 kg हम कर लेते हैं, ठीक है। 1 महीने के बाद वैसे इतना होता नहीं है, लेकिन चलो हम 80 kg कर लेते हैं। तो हमारे पास 80 kg तक वो उस बंदे ने क्या किया कि हमारे पास अडाप्ट कर लिया। तो अब वो क्या हुआ कि पहले वो 8 kg भी मुश्किल से कर था, अब वो 80 kg तक ईजिली कर ले। तो हमारे पास क्या हुआ कि मसल्स ने या बॉडी सिस्टम ने उस चीज़ को अडाप्ट करना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है, अपने आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स ऐसे डेवलप हो गए कि आप इजीली उसको अडाप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है, ये हमारे पास कहलाता है वुल्फ का लॉ, ठीक है। वुल्फ का लॉ जो होता है वो हमारे पास लाइक हर सिचुएशन में हमारे पास काम कर रहा होता है, ठीक है। हम हर बॉडी के पार्ट पे या हर बॉडी के उस पे हम इजीली उस पे इसके थ्रू काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हेल्प करता है थेरेपिस्ट को डिटरमाइन करने के लिए एक्सरसाइज की प्रिस्क्रिप्शन हमने कैसे बनानी है, ठीक है। हमने कैसे उसकी सारी एक्सरसाइज का लाइक हमने उसको जब प्रिस्क्राइब करनी है कैसे करनी है, ठीक है। क्या पैरामीटर्स होने चाहिए एक्सरसाइज की जो हमने सेलेक्ट करने हैं, किस तरह की ट्रेनिंग इफेक्ट्स हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, ठीक है। हमारी फंक्शन, नीड्स और गोल्स क्या होने चाहिए जो हमारे पास हमारे पेशेंट के साथ बेस्ट मीट कर जाए, हम इसलिए हम उसको दे सकें, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है कुछ चीज़ के जिसको हमने एक टर्म है स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग का मतलब ये है कि अडेप्टिव इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग हाईली स्पेसिफिक टू ट्रेनिंग मेथड अप्लाई, ठीक है। ये भी ऐसे है कि अडेप्टिव इफेक्ट भी ट्रेनिंग के ना स्पेसिफिक है, ठीक है। लाइक जिस तरह का आप मेथड लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक आप इम्प्रूव कराना चाहते हो स्ट्रेंथ को या पावर को या इंड्योरेंस को, तो उसके लिए स्पेसिफिकली हम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवाएंगे, ताकि अगर हम सिर्फ पावर को इंक्रीज कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम जनरेट करेंगे, ठीक है। अगर हम पावर और स्ट्रेंथ दोनों को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए एक अलग सा ट्रेनिंग का प्रोग्राम, एक ऐसी ट्रेनिंग का मेथड प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को ताकि वो दोनों में इफेक्टिव हमारे पास ले सके, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल को इन्होंने इस तरह किया हुआ है, इफ़ अ डिजायर्ड फंक्शनल एक्टिविटी रिक्वायर्स ग्रेटर मस्कुलर एंड्योरेंस दैन स्ट्रेंथ। अगर एक फंक्शनल एक्टिविटी है जिसको मस्कुलर एंड्योरेंस ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज शुड बी गेयर टू इम्पोज मस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। हम ऐसी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को ऐसे सेट करेंगे। लाइक इन्होंने क्या कहा कि मसल एंड्योरेंस के लिए अगर काम कराना चाहते हैं हमें चाहिए क्या, पेशेंट की नीड क्या है, मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाओ उसकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी मस्कुलर एंड्योरेंस में हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी कम दे रहे थे, ड्यूरेशन ज़्यादा दे रहे थे ना, ठीक है। तो हम ऐसी एक्सरसाइज जनरेट करवाएंगे जो हमारे पास ये दोनों को काम करके हमारे पास मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए काम करेगी, ठीक है। ये हमारे पास सिंपली सेट का प्रिंसिपल है। स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग में हम कंसीडर कर रहे हैं लाइक बेसिकली मोड, वेलोसिटी, पेशेंट की क्या है लिम्ब की पोजीशन, जॉइंट एंगल वगैरह, ये सारी हम क्या करते हैं कि पेशेंट की मूवमेंट का पैटर्न कैसा है एक्सरसाइज के दौरान, ये सारी चीज़ें हम कंसीडर कर रहे हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग एक टर्म है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग काफ़ी ईजी वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का मतलब ये है कि अगर मैं आज एक एक्सरसाइज करा रही हूँ, लाइक मैंने इसको थोड़ी देर पहले ये एक्सरसाइज कराई है, अब मैं दूसरी एक्सरसाइज कराऊंगी, वही एक्सरसाइज दोबारा नहीं करा रही। तो एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज में, एक वेरिएशन से दूसरी वेरिएशन या एक टास्क से दूसरे टास्क में जब हम एक बंदे को लेके जा रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। ओवरफ्लो और क्रॉस ट्रेनिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो इसलिए कहते हैं कि हम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कराना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसको ओवरफ्लो ट्रेनिंग भी हम कह रहे होते हैं, ठीक है। क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि हम एक ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बीच में दूसरी ट्रेनिंग, लाइक हमने एक करा दी, ठीक है, अब साथ ही हमने उसको रिपीट कराने के बजाय हमने दूसरी ट्रेनिंग करवा ली, तो ये हमारे पास क्रॉस ट्रेनिंग इस वजह से कहते हैं, ठीक है। दिस फिनोमेना रिपोर्टेड टू अकर ऑन द लिमिटेड बेसिस विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी और मोड वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली हम जो होते हैं ना हम करवा रहे होते हैं, ठीक है। इट इज सजेस्टेड दैट अ क्रॉस ट्रेनिंग इफेक्ट कैन अकर फ्रॉम एक्सरसाइज लिम्ब टू नॉन एक्सरसाइज लिम्ब। हाँ, हम एक लिम्ब से दूसरी लिम्ब तक भी करवा, लाइक हमने पहले इसको उस लिम्ब पे करवाई जहाँ पे हम पहले करवा रहे थे, ठीक है। जैसे हमने जिस पे एक्सरसाइज लिम्ब पिछले पे करवाए थे, अब हम क्या करते हैं, दूसरे लिम्ब पे ना कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कराना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम उस पे नहीं करवा रहे अब जिस पे हम पहले करवा रहे थे, तो हम लिम्ब भी चेंज कर सकते हैं। लाइक देखो, मैंने अगर एक साइड की हाथ पे करवा रही थी तो अब मैं दूसरी साइड पे आ जाऊंगी, ठीक है। हो सकता है अगर मैं पाँव की कोई एक्सरसाइज करवाई थी, लाइक लेग की कोई एक्सरसाइज करवाई थी, या फुट की थी, या थाई की थी, कोई जो भी, ठीक है। आप हिप जॉइंट पे कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते, आपने क्या किया, आपने अगर राइट पे करवाया था तो आपने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, इसका बेसिकली ये मतलब है, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग हमारे पास लास्ट जो प्रिंसिपल रह जाता है वो हमारे पास है रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है कि रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल ऐसे है कि अडेप्टिव चेंजेस जो होते हैं ना, सिंपली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हमारे पास क्या होता है कि अगर आप थर्ड टाइम के बाद अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देते हो, आप नॉर्मली भी अगर आप नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ में अगर या डेली लाइफ में अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आप क्या करते हो ना, थोड़े टाइम के बाद अगर उसको छोड़ दो कि वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है। आपकी वो जो बॉडी कंडीशन इतनी अच्छी आपने इम्प्रूव की थी वो नहीं रहती है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से वापस रिवर्स होना शुरू हो जाती है। ये हमारे पास कहलाता है रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, ठीक है। वो वहाँ पे स्टिक नहीं रहेगी, बल्कि जैसे ही आप एक्सरसाइज को छोड़ोगे वो वापस आपकी बैक पोजीशन जाए। इसलिए कहते हैं कि जो हम नॉर्मली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग्स वगैरह ये जो ये दे रहे हैं, हम इनको डेली एक्टिविटीज़ की लाइफ में, उनकी जो लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें डाल देते हैं ताकि वो इजीली रोज़ाना परफॉर्म कर सके और उनकी रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल उन पर अप्लाई ना हो, ठीक है। क्योंकि रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल का मतलब यह है कि आपने जितनी मेहनत की वो सारी ज़ाया, ठीक है, सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। लाइक आपने इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस गेन कर ली थी, अब क्या होगा कि सारी जो थी ना वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल आ गया। ओके, लास्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है ये डी ट्रेनिंग की। डी ट्रेनिंग का मतलब यह है कि डिक्रीज हो जाती है मसल की परफॉर्मेंस बिगेन विद इन वीक और 2 वीक आफ्टर द सीजेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ठीक है। लाइक आप अगर 2 वीक्स तक, ठीक है, वीक या 2 वीक्स तक ना अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, तो क्या होता है कि आपकी जो मसल की परफॉर्मेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगी और ठीक है, और फिर हमारे पास सारे जो ट्रेनिंग के इफेक्ट्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास वही उसी की रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल में एक री ट्रेनिंग की थी कि लाइक अगर आप ट्रेनिंग रोक देते हो ना, तो हमारे पास क्या होगा कि सारे जो इफेक्ट्स थे ना वो ख़त्म हो जाएंगे। फॉर दिस रीज़न इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू ऐड दिस एक्टिविटीज़ इन डेली लाइफ, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में इनको डाल लें। और दूसरा हमारे पास पार्टिसिपेट करेंगे मेंटेनेंस प्रोग्राम जो हम एक्सरसाइज के लिए करवाते हैं, लाइफ लॉन्ग फिटनेस प्रोग्राम या इस तरह से जो प्रोग्राम्स है, ठीक है, उनमें पार्टिसिपेट करें ताकि उसको इजीली ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इन चीज़ों में, ठीक है। सो ये हमारे पास सारे प्रिंसिपल्स भी हो गए, हमने बेसिक डेफिनेशंस भी पढ़ ली और आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।